हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लिया के पार्ट 2 को यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज एंड कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और इसके लास्ट पार्ट में हम लोग इसके सभी टाइप्स के एमसीक्यू को कवर करके एटम्स को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग न्यूक्लिया को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों से कहा था कि पिछले पार्ट में बोर के हमने पोस्टुलेट किए थे, लेकिन उसकी लिमिटेशन यानी कि ड्रॉबैक्स को नहीं देखा था। तो इस लेक्चर में आज हम लोग सबसे पहले ड्रॉबैक्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल यानी बोर मॉडल की कमियां, और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणी, और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे। और जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसे भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, बोर मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था, और उन्होंने यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। क्लियर है। और इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप लोग इसके पिछले पार्ट को देख सकते हो। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं? जैसे कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना और He+ बना देना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होना जो कि आपका हाइड्रोजन लाइक एटम होगा। तो ये इसके लिए एप्लीकेबल था। उसके बाद आता है लिथियम, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना यानी Li++, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल था। यानी कि जो बड़े एटॉमिक मॉडल थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही था, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम एंड लाइक हाइड्रोजन एटम एंड फेल्स इन केस ऑफ हायर एटम। और इसका जो सेकेंड ड्रॉबैक था वो ये था कि ये स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं स्पेक्ट्रा को ये नहीं समझा पाए थे। और इसका जो थर्ड ड्रॉबैक है वह ये है, जैसे कि बोर मॉडल आने से पहले लाइट के बारे में ये पता चल चुका था कि लाइट डुअल नेचर होती है, यानी कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लेकिन बोर मॉडल में इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई, यानी बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया गया। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट जस्टिफाइड बाय द मॉडल। और इसका जो फोर्थ ड्रॉबैक है वह ये है कि इट वॉलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको ये वॉयलेट कर देता है, यानी उसको ये ब्रेक कर देता है। तो वो कैसे है? सबसे पहले आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता होना चाहिए। यह प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट एक ही समय पर यानी साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं बता सकते हो। लेकिन बोर मॉडल ने क्या किया, उन्होंने इसको बताया। उन्होंने आपको रेडियस का फॉर्मूला भी दिया और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया, जिससे आप लोग मोमेंटम निकाल सकते हो, MBR। तो ये इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। और जो लास्ट है वह ये है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, उसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होने को हम लोग जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो इन दोनों में से ये किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये ड्रॉबैक्स थे बोर मॉडल के। तो चलिए अब हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि आप लोगों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो आपका 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, जो कि आपका एक स्क्रीन पर दिखते हैं। ये हमारी एक स्क्रीन है। तो इस तरीके से ये आपके 7 कलर में ये डिवाइड हो जाती है व्हाइट लाइट, जिसका ऑर्डर रहता है विव-गियोर। तो इस ऑर्डर में ये रहती है, और इसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी कि लगातार स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो वॉयलेट कलर दिखा रहा है ये आपका डार्क वॉयलेट, लाइट वॉयलेट, इस पूरा वॉयलेट का एक सीरीज है जो कि आपको दिखता है। और इसकी जो रेंज है वेवलेंथ की वह रहती है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक, जो कि एक विजिबल रीजन में लाई करता है। क्लियर है।
तो ये आप लोगों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है, ये आपका सिंपल स्पेक्ट्रम है जो कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, चलिए अभी उसको हम लोग देखते हैं। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वह आपका दो टाइप का होता है। नंबर 1 इमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो इमिशन स्पेक्ट्रम आप लोगों का मेन है, तो चलिए इसी को देखते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। अब हमारे पास एक एटॉमिक गैस है, ये आपकी एक एटॉमिक गैस है, और इस एटॉमिक गैस को हम लोग हीट करेंगे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा को पास करके हम इसे हीट करेंगे। तो जैसे हम इसे हीट करेंगे तो जो एटॉमिक गैस है वह रेडिएट करना स्टार्ट कर देगी, यानी उसमें से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस टाइप से इसमें से रेडिएशन निकला, और अब हम यहाँ पर एक प्रिज्म लगाएंगे और उस प्रिज्म में से देखेंगे कौन कौन सी वेवलेंथ आपको दिखाई पड़ रही है या कौन कौन सी कलर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे ये यहाँ से प्रिज्म से पास होंगे तो एक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, और इस स्क्रीन पर आपकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही शो होंगी, यानी कि हर टाइप की जो वेवलेंथ आपको एक स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही थी व्हाइट लाइट द्वारा, वह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा, और ये आप लोगों का एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम आप लोगों का एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। तो ये आप लोगों को एक कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे मिल रहे हैं, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ पर मिल रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है जैसे कि आप लोगों का व्हाइट लाइट से मिलता है। और हर गैस का ये स्पेक्ट्रम अलग अलग रहेगा, तो इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का अपोजिट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, यानी कि कुछ इस टाइप से ये दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर एक वेवलेंथ दिख रही है, फिर यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, फिर यहाँ पर दिख रही है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। आप लोग इसे कलर से भी कोरिलेट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कलर मिला, यहाँ पर मिला, और फिर यहाँ पर मिला, यानी कि आप लोगों को लगातार नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। तो इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के ऊपर बहुत सारे MCQ बनते हैं, तो आप लोग इसे एक बार वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। तो इमिशन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे, जैसे कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, डी एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो एक एक करके उनको समझने से पहले अब हम लोग एक बात के ऊपर आएंगे जो हम पिछले लेक्चर में कह रहे थे कि एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर्टिकुलर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है, तो उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि वहां पर हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल कर आया था ई का, वह ये था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा कि ये आप लोगों का न्यूक्लियस होता है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपकी सेकंड ऑर्बिट, ये आपकी थर्ड ऑर्बिट, इसी तरीके से आप लोगों की ऑर्बिट चलती रहती है। जैसे कि बोर मॉडल ने बताया था, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो उस फिक्स्ड ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होगी, और वह एनर्जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो वह किस तरीके से। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वह कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, ये आपका N3 हो गया। इसी तरीके से आपकी और ऑर्बिट होंगी। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये एनर्जी क्या रहेगी, जैसे आप लोग इसमें 4 से डिवाइड दोगे तो ये आएगी आपके सामने -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो इन्हें याद कर लीजिए। और थर्ड ऑर्बिट के लिए रहेगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप लोग 9 से इसमें डिवाइड करोगे तो आप लोग देख रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बीच की जो एनर्जी है वह सभी गायब है। और अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे जैसे जैसे आपकी ऑर्बिट बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव में छोटी वैल्यू का होना एक वैल्यू का बढ़ना होता है। तो ये क्या हो रहा है, आप लोगों का एनर्जी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि होगी कुछ 10.2 के आसपास। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस ऑर्बिट में ना रहकर ये आपका
सेकंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है तो इसको स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही है, तो अब ये क्या करना चाहेगा, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहेगा यानी कि रेडिएट करना चाहेगा और वापस से अपने घर में आना चाहेगा यानी कि ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। फर्स्ट स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और नेक्स्ट ऑर्बिटों को हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वह स्टेबिलिटी नहीं महसूस करता है, तो इसलिए वह अपनी एनर्जी को लूज करके ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहता है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आने जाने को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण। इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना, फर्स्ट से थर्ड में जाना या थर्ड से फर्स्ट में आना, थर्ड से सेकंड में आना, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी टाइप से जो एनर्जी लूज हो रही है और जो गेन हो रही है उसको हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी और डी एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी की भी डेफिनेशन यही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक्साइटेशन एनर्जी भी आप लोगों की यही होती है, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट की नेक्स्ट वाली ऑर्बिट, जो कि आप लोगों की n=2 पर n=3 पर, उसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और ग्राउंड स्टेट क्या है, n=1 पर। तो n=1 से n=2 पर जाने के लिए, 3 पर जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन द्वारा, उसे हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। और उस ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी रिलीज करता है उसे हम लोग डी एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के, कि वो कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा था, तो उसी को एक बार और डिटेल में समझते हैं। तो ये आप लोगों का न्यूक्लियस है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी कि जैसा कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बाय हीटिंग, तो वह अपनी ऑर्बिट को छोड़कर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि आपकी n2 पर है या फिर आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है। और जो आपको डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिख रहा था उसका कारण यही है, जब आप हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वह उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी उन्हीं वेवलेंथ को वह एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वह अपनी ऑर्बिट को छोड़कर नेक्स्ट ऑर्बिट में जा सके, यानी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जा सके। और वह एनर्जी आप लोगों ने अभी देखी, पहली वाली ऑर्बिट की होती है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट ऑर्बिट की थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग देख रहे हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर डिफरेंस है। तो जैसे ही हम लोग एटॉमिक गैसेस को हीट कर रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन है वह आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट को जब तक एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा वह आपका सेकेंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। और अगर वो उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह थर्ड स्टेट में जंप कर जाएगा। और अगर उसको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वह आपका फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन तो एक ही है हाइड्रोजन में, तो ये फोर्थ ऑर्बिट में या फिफ्थ ऑर्बिट में कैसे जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी वह किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन स्टेबल कब होगा, जब वो आप अपना ग्राउंड स्टेट में रहेगा। जैसे ही यहाँ पर ये आता है तो ये स्टेबल नहीं होता है और ये अपनी एनर्जी को लूज करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये अपनी एनर्जी को लूज कर देता है तो ये आप लोगों का फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, या फोर्थ से सेकंड में आ सकता है डायरेक्ट, या फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में आ सकता है। तो इसी का यही कारण था कि जो हमें स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था वह डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप लोगों का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। और जो अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं यानी डी एक्साइटेड हो रहे हैं, वह किसकी फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, फोटॉन्स की फॉर्म में, रेडिएशन यानी कि फोटॉन्स की फॉर्म में। तो उस फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम लोग किसके डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी इन द फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द इनिशियल ऑर्बिट। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ में से फर्स्ट
ऑर्बिट में आ जाता है तो फाइनल आपकी क्या हो गई, N2 जो ऑर्बिट हो गई वो आपकी 4 हो गई और N1 जो ऑर्बिट हो गई वो आप लोगों की 1 हो गई। या आपका थर्ड में से फर्स्ट में आ जाता है तो N की वैल्यू क्या हो गई 3 और फर्स्ट में आ रहा है यानी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो N1 की वैल्यू जो हो गई वह 1 हो गई। तो इनकी जो फोटॉन्स की एनर्जी है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ई फोटोन बराबर आप लोगों का होगा En2 माइनस En1। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है N2 किसे लेना है, N1 किसे लेना है, यानी एनर्जी इन N2 जो कि आपकी फाइनल होगी जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। जैसे कि अगर फोर्थ में से कर रहा है तो फोर्थ में जो एनर्जी रहती है वह रहती है आपकी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। तो ये आप लोगों की एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी और यहीं से हम लोग वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc ओवर लैम्डा। तो hc ओवर लैम्डा आप लोगों का किसके बराबर हो गया, En2 माइनस En1 विच इज इक्वल टू डेल्टा E। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग अपनी लैम्डा को निकाल सकते हैं और E का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और N आप लोगों का चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से हमारा लैम्डा का फॉर्मूला निकल कर आएगा और इसे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोगों को नोट करना होगा अपनी कॉपी में। तो आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में बना सकते हो और इसकी PDF आप लोगों को लर्न विद डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। हीटिंग करने पर इलेक्ट्रॉन आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं वह अनस्टेबल होते हैं जिसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, निकालते हैं, लूज करते हैं, किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनके डिफरेंस के बराबर, जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में आ रहा है उसकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आप लोगों की एनर्जी होती है फोटॉन्स की। क्लियर है, जिसका फॉर्मूला आप लोग ये लिख लीजिए। तो ये आप लोगों का नोट्स के लिए हो गया सिंपल। तो यहीं से अब हम लोग वेवलेंथ ऑफ फोटोन को फाइंड करेंगे जो कि लैम्डा है। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा बराबर RZ स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट नहीं आया है, ये फॉर्मूला आप लोगों को निकालना पड़ेगा। वह कुछ इस तरीके से था, 1 बाई लैम्डा बराबर आप लोगों का आ रहा था 13.6 Z स्क्वायर ओवर HC और ब्रैकेट में ये सेम। और इससे पहले भी एक स्टेप हुआ है तो हम लोग डेरिवेशन में आपका टाइम खर्च नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए किस तरीके से आया है। तो ई फोटोन आप लोगों को पता है HC ओवर लैम्डा रहता है, वह आप लोगों का बराबर होगा En2 माइनस En1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस 13.6 Z स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर N2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस 13.6 Z स्क्वायर ओवर N1 का स्क्वायर। तो जो HC ओवर लैम्डा रहेगा वह आपका आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 13.6 Z स्क्वायर को, तो 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से आया 1 बाई लैम्डा बराबर, अब ये HC आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस सभी को कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू निकल कर आएगी, ये सभी आपका कांस्टेंट है। तो R जो कि होगा आपका रिडवर्क कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहती है, R की वैल्यू रहती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, जो कि आपका रिडवर्क कांस्टेंट कहलाता है। और 1 बाई आर की जो वैल्यू है वह रहती है 911 अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम। यानी कि अगर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले से तो आप लोग कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रम सीरीज में लैम्डा की बात होगी उस समय आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपके एयरफोर्स के सिलेबस में ये नहीं होता है क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। और 1 बाई लैम्डा आपका किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी आवृत्ति के बराबर। तो म्यू बराबर आप लोगों का 1 बाई लैम्डा। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा किस तरीके से ये आया है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और लैम्डा भी निकाल सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आपको निकालना है।
जैसे कि आप लोगों का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यानी कि n2 की वैल्यू हो गई 2, n1 की वैल्यू हो गई 1 और z आप लोगों का 1 हो गया। हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे कर रहे हैं जैसे कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। तो 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से इस स्क्वायर को हटा लीजिए तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वह क्या आएगी 1/r। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ r और 1/r की वैल्यू अभी हमने आपको बताया 911 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप लोग इसे अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हो जिससे कि ये कैलकुलेशन में आसान हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पर 912 एंगस्ट्रॉम लेंगे 4/3। तो 3 से जब हमने इसे कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 304 टाइम्स इंटू 4। तो यहीं से आपकी वैल्यू हो गई लैम्डा की एंगस्ट्रॉम में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और अब आप लोगों का जो एक मेन टॉपिक है वह ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं। तो ये आपकी 5 होती हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफर्न सीरीज। तो चलिए देख लेते हैं लाइमन सीरीज किस तरीके से होती है। ये आप लोगों का ग्राफ है, ये आपका n=1 जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। ये आप लोगों की सेकेंड ऑर्बिट n=2 जिसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं और इसकी जो एनर्जी है वह रहती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आप लोगों की ये थर्ड, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर गैप कम है और ये उसका एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसकी एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये वैल्यू ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर 4 तक आप लोग इसे याद रख लीजिए। इसकी हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे जब आप लोग और ऊपर जाओगे n=5 n=6 तो ये आप लोगों की पास आती चली जाएंगी और एक हम लोग n=∞ को मान लेंगे जहां पर क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी होगी। वह कैसे, ये आप लोगों का क्या होता है -13.6 इंटू z²/n²। जब n हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा तो e क्या हो जाएगी आप लोगों की 0। तो जो लास्ट और इन्फिनिटी वाली ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वह क्या होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा उसमें जो हमारी n1 की वैल्यू है वह 1 होगी और n2 की वैल्यू वेरी करेगी, यानी कि कुछ स्टेप से बनेगा, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, इसी तरीके से ये आप लोगों की सीरीज चलती रहेगी और ये लास्ट वाली इन्फिनिटी से। तो ये आप लोगों की लाइमन सीरीज रहती है। तो अब आप लोग यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करोगे 1/λ बराबर r/z²। z अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 की वैल्यू रहेगी हमेशा 1 और n2 की वैल्यू रहेगी 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिट। तो यहाँ से अब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो लैम्डा की वैल्यू है वह सबसे ज़्यादा किस ट्रांजिशन में रहेगी, पहले वाले ट्रांजिशन में, यानी कि सेकंड से फर्स्ट में जब आएगा तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, इस वाले में कम होगी और इस वाले में और कम होगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होगी। तो जब भी आप लोगों से पूछे कि मैक्सिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में होगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ आप लोगों की सेकंड से फर्स्ट ट्रांजिशन में होगी, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन में। और फ्रीक्वेंसी किस में सबसे ज़्यादा रहेगी, यानी आवृत्ति किस में सबसे ज़्यादा रहेगी, जब वह आप लोगों की इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगी। क्लियर है, इन्फिनिटी से जब फर्स्ट में आएगी यानी कि जो लास्ट लाइन होगी लाइमन सीरीज की वह आपकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देगी और सबसे कम वेवलेंथ देगी, क्योंकि v आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, यानी कि म्यू आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो जिस लाइन के लिए लैम्डा ज़्यादा होगा वहाँ पर आपकी v कम होगी। आई होप आप सभी को ये लाइमन सीरीज क्लियर हुई होगी। और इसी में
आप लोगों को एक नोट लिखने की जरूरत है। वह नोट ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लायमन सीरीज आप लोगों की अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, जैसे कि जब आप लोग इसकी लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो 1260 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी, तो जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पर होगी और मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पर होगी। तो लायमन सीरीज के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है और ये नोट आप लोगों के सामने, आप लोग इसे लिख लीजिए। और नेक्स्ट टाइप की सीरीज है आपकी बाल्मर सीरीज। इसमें जो ग्राउंड स्टेट होगी वह आपकी N2 बराबर N1 बराबर 2 होगा और N2 बराबर आप लोगों का स्टार्ट होगा 3, 4, 5, 6 इस टाइप से। तो ग्राफ आप लोगों का फिर से वही सेम रहेगा। ये N बराबर 1 हो गया, ये N बराबर 2 हो गया, ये N बराबर 3 और ये N बराबर आप लोगों का इन्फिनाइट हो गया। तो जो अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होंगे वह आपके सेकंड में गिरेंगे, उसे हम लोग बाल्मर सीरीज कहेंगे। तो फिर से वही लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पर होगी और लैम्डा मिनिमम आप लोगों की इन्फिनिटी के लिए रहेगी। और जो आपको नोट करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह ये है कि बाल्मर सीरीज आप लोगों की विजिबल रीजन में लाई करती है। इसी तरीके से आप लोगों की पास्टन सीरीज रहती है जिसमें N1 बराबर 3 रहेगा और N2 बराबर आप लोगों का 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिट रहेगा। और पास्टन सीरीज आप लोगों की इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सेम डायग्राम रहेगा। फोर्थ है आप लोगों की ब्रैकेट सीरीज और इसमें जो N1 की वैल्यू रहेगी वह होगी 4। इसमें जो फोर्थ ऑर्बिट है वो आपकी ग्राउंड स्टेट होगी और इसके ऊपर की जो भी होंगी एक्साइटेड स्टेट होंगी, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपके डी एक्साइटेड होंगे। और N2 की वैल्यू जो रहेगी वो होगी 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिट। और जो ब्रैकेट सीरीज है वह भी आप लोगों की इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। और लास्ट सीरीज जो कि आपकी फंड सीरीज, जिसमें N1 की वैल्यू रहेगी 5 और N2 की वैल्यू रहेगी 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिट, जो कि ऑल्सो लाई करेगी आपकी इंफ्रारेड रीजन में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोगों से जो पूछ सकता है वह ये है इंफ्रारेड रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है और बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करती है, यहाँ पर ये रीजन है। तो इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। और कौन सी ट्रांजिशन में वेवलेंथ मैक्सिमम रहती है, कौन सी ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी आप लोगों की मैक्सिमम रहती है, यानी किस लाइन में आपकी मैक्सिमम रहती है। जो अभी हम लोगों ने देखा लायमन सीरीज के लिए वह ये था N बराबर अगर ये 2 है, N बराबर ये 1 है, ये N बराबर आपका 3, ये N बराबर आपका 4। तो फोर्थ से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट में इसे हम लोग बोलेंगे बाल्मर फर्स्ट लाइन, इसे हम लोग बोलेंगे बाल्मर सेकंड लाइन, इसे हम लोग बोलेंगे बाल्मर थर्ड लाइन। ठीक है, तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है, इससे ये MCQ जरूर बनेंगे। तो चलिए उसे करने से पहले अब हम लोग एक और जो स्पेक्ट्रम है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि क्या होता है वह वेवलेंथ को वह शो करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को दिखाता है जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम में नहीं दिखी थी। क्लियर है? तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी को हम लोग डार्क स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। यहाँ पर भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, कुछ वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर ये कभी कभी ब्लैक दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ कलर होगा, लेकिन कुछ जगह पर जहाँ जो वेवलेंथ एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखी थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेंगे, वो आपको ब्लैक शो होगा। तो यही आप लोगों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और जो एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सी सीरीज फाइंड की गई थी, तो वह ये थी कि बाल्मर सीरीज। और वह किस वजह से? क्योंकि वह विजिबल रीजन में लाई करती है। जो चीज़ दिखेगी उसी को तो सबसे पहले डिस्कवर किया जाएगा, उसके बाद ये सभी सीरीज को डिस्कवर किया गया। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर MCQ को। तो फर्स्ट MCQ है आपके सामने, द इलेक्ट्रॉन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वुड बी एक्सपेक्टेड टू लूज एनर्जी बिकॉज दे, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल के इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा क्षय की उम्मीद की जाती है क्योंकि वे क्या करते हैं,
रैंडमली मूव करते हैं, न्यूक्लियस में जंप करते हैं, रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एस्केप फ्रॉम द एटम। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और अपने आंसर को मैच करना है। तो ये आप लोगों का पिछले लेक्चर से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रदरफोर्ड मॉडल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को रेडिएट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एज वन कंसीडर ऑर्बिट विद हायर वैल्यूज ऑफ एन इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम विल बी। तो ये सिंपल सा आप लोगों से पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम में एन की वैल्यू हायर होने पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह क्या करेगा? घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, u बराबर रहता है आपका -ZE²/4πε0 इंटू r, और r की वैल्यू जब आप लोग पुट करोगे तो ये e⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें पता चलता है कि u आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, और r आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के, यानी कि u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो n² बढ़ेगा तो u आप लोगों का क्या करेगा? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², लेकिन यहाँ पर ये माइनस लगा रहेगा तो n आपका बढ़ेगा, तो जो मैग्नीट्यूड है वह क्या होगा? कम होगा, यानी u का जो मैग्नीट्यूड है कम होगा, लेकिन माइनस साइन की वजह से ये क्या दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ। जो एनर्जी होगी वह क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव में कम वैल्यू बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू के। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज द सेम फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम एंड आयंस इन देयर ग्राउंड स्टेट? यानी कि इनमें से कौन सा पैरामीटर, कौन सा प्राचल सभी हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं और उनकी निम्न अवस्था में आयनों के लिए समान होगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द एटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप लोगों का आर एन होता है वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम लिखा हुआ है, आर एन है, जो रेडियस है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, तो ये सेम नहीं रहेगा। अगर हम लोग बात करें स्पीड की, जो होता है आपका वी एन, वह होता है आप लोगों का प्रोपोर्शनल होता है Z/n के, तो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि ये भी आप लोगों का एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। और अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से एनर्जी की, तो एनर्जी भी आप लोगों की एनर्जी होती है आप लोगों की -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², जो कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी। तो इसलिए जो कांस्टेंट रहेगा वह रहेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि सभी के लिए सेम रहेगा, जेड पर ये डिपेंड नहीं करेगा। इसके ऊपर हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन भी किए थे। तो जो सभी में एक पैरामीटर जो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा वह होगा आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द एंगुलर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ बोर हाइड्रोजन एटम इज, यानी कि जो एंगुलर स्पीड होगी nth ऑर्बिट में बोर हाइड्रोजन एटम की वह क्या होगी? तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट ये आंसर नहीं आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया होगा उनका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ आया होगा। और वह कैसे आया है ये आप लोग समझ लीजिए। बोर के पोस्टुलेट के अनुसार जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो आपका किसके बराबर होता है? NH/2π के। तो अब आपको क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड के बीच में जो रिलेशन होता है वह होता है ω/r, यानी कि m⍵r इंटू r विच इज इक्वल टू NH/2π। तो m⍵r² हो गया, और अभी हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो वह हो जाएगा NH/2πmr²। और r की वैल्यू हम लोगों ने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
एन स्क्वायर के, तो ओमेगा इज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बाकी सभी कांस्टेंट, आर का स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर का होल स्क्वायर वो कितना हो गया, एन की पावर 4, तो एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 3 यानी कि एन क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको फॉर्मूला का ये पता होना जरूरी है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और कितनी पावर से ये होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल विल बी, यानी कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो डिफरेंस होगा दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच में वह क्या होगा, सेम रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा, या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का, वह होता है n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच में देख रहे हैं। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वह डिक्रीज होगी। आप लोग इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जैसे कि जब हम लोगों ने लाइमन सीरीज के लिए कैलकुलेट किया था n बराबर 1 और n2 बराबर 2 के लिए, तो जो डेल्टा ई निकल कर आई थी वह आपकी 1/r टाइम्स इंटू 4/3 थी। और जब हमने n2 बराबर इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट किया था तो वो हमारी कुछ कम निकल कर आई थी, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल के लिए वह क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। यानी कि अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड के लिए, तो उस समय जो एनर्जी थी वह कुछ कम आ रही थी, जो डिफरेंस था वो कम आ रहा था, तो इसलिए जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वह घटता हुआ जाएगा। जैसे कि आप लोग इससे भी समझ सकते हो, n बराबर 1, n बराबर 2 यहाँ पर था, तो n बराबर 3 आप लोगों का यहाँ पर था और n बराबर 4 आप लोगों का और नज़दीक था। तो आप लोग इससे भी ये समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इट्स रेडियस इज, यानी कि जब आप लोगों का हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसकी जो रेडियस है वह क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 4 टाइम्स इट्स ग्राउंड रेडियस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया आप लोगों को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जहां पर n बराबर 2 होता है, तो वह आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। और ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी, n बराबर 1। और यहीं पर अगर ये आपको स्पेसिफाई कर देता है ये कौन सी सीरीज है, लाइमन है, बालमर है, पास्चर है, तो उसी टाइप से आप लोगों की ये चेंज होती रहेगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की जो रेडियस है वह आपकी 4 टाइम्स होगी ग्राउंड स्टेट के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर व्हाइल पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट देन, यानी एक एटॉमिक गैस या वेपर है उसको जब एक्साइटेड किया जाता है लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों का बहुत ही सिंपल है, ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम को बताता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम आपको बताना भूल गए थे, वहां पर जो एटॉमिक गैस होती है जिससे आप लोगों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, वहां पर इसे हम लोग हीट नहीं कर रहे होते हैं, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में इसे हम लोग हीट कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो जब आप लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड व्हाई। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, बाल्मर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जिन स्टूडेंट्स ने सोचा है उन सभी का आंसर राइट है। बाल्मर सीरीज क्यों की गई, क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट वन गेट्स दी, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो आप लोगों को कौन सी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। डायग्राम बनाइए और इसको चेक कीजिए।
तो जिन स्टूडेंट से हुआ अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। ये आप लोगों की n बराबर 4 हो गई, ये आप लोगों का n बराबर 3 हो गया, ये आपका n बराबर 2 हो गया और यहीं तक हमें रहना है। तो यहाँ पर लाइमन सीरीज तो नहीं रहेगी क्योंकि 1 में नहीं आ रहा है, पहली बात। और अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कौन सी स्टेट बनेगी। 4th से ये आपका 2nd में आया, 3rd से आपका ये 2nd में आया, क्लियर है। और पास्चन सीरीज में 3rd आपकी ग्राउंड स्टेट रहती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 4th से 2nd ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो उसमें हमें क्या मिलेगी, 2nd लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। 2nd लाइन हमें मिलेगी बाल्मर सीरीज की, क्लियर है, क्योंकि यही आप लोगों की 4th से 2nd में आ रही है। तो ये आपका 2nd लाइन मिलेगी बाल्मर सीरीज, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इन बाल्मर सीरीज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट 4 लाइन विद डिफरेंट वेवलेंथ H alpha, H beta, H gamma and H delta are obtained. Which line has maximum frequency out of these? यानी कि इनमें से किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यही आप लोगों को बताना है। और अब हम लोग चलते हैं अपने पिछले पार्ट के क्वेश्चन पर, जिसका जवाब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजनेबल है और बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया था, जो कि आंसर गलत है। और वह किस तरीके से, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपका अनस्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में नहीं रहते हैं, स्पाइरल फॉर्म से न्यूक्लियस में गिरते हैं। और वह क्यों गिरते हैं, उसका कारण ये था कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, ये इसका कारण है। लेकिन इसका कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वह अनस्टेबल इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में नहीं रहते थे और ऑर्बिट में ना रहने का कारण था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे थे। तो अनस्टेबिलिटी का जो मेन कारण था वह ये था कि इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में नहीं रह रहे थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये गलती की है, तो इस टाइप से क्वेश्चन में गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिए लर्न विद डिफेंस ऐप को, और फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न विद ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आगे हम और एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग न्यूक्लियाई को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।